अच्छा जी, अभी हमारा छोटा सा टॉपिक है पोस्ट टर्म इन्फेंट। ठीक है, पोस्ट टर्म इन्फेंट की डेफिनेशन इन्होंने सबसे पहले बताई है कि हमें पता है कि नॉर्मल जो जेस्टेशनल एज होती है जिसमें बच्चे बॉर्न होते हैं, टर्म एज जिसको कहते हैं, वो होती है बिटवीन 37 वीक्स एंड 42 वीक। 37 और 42 वीक्स के दरमियान अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको टर्म इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो 42 वीक्स के बाद बच्चा पैदा होता है तो उसको हम कहते हैं पोस्ट टर्म इन्फेंट। ठीक है, अ पोस्ट टर्म इन्फेंट इज़ बॉर्न आफ्टर 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेटेड फ्रॉम द मदर्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द वेट एट बर्थ। मदर की लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के हिसाब से हमने ये एज कैलकुलेट की है, तब से लेके LMP से लेके जो है, अगर वो 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद अगर वो बच्चा पैदा होता है, रिगार्डलेस उसका वज़न कितना है बर्थ के टाइम पे, रिगार्डलेस ऑफ द वेट एट बर्थ, वो बच्चा पोस्ट टर्म कहलाएगा। ठीक है, वेट को हम नहीं देख रहे होते यहाँ पे, क्योंकि बेशक अगर लो वेट बर्थ वेट भी हो तो हम नहीं कहेंगे भाई ये प्री मेच्योर है। अगर वो पोस्ट टर्म है, मदर के LMP से लेके अगर वो 42 वीक्स के बाद पैदा हो रहा है तो हम उसको पोस्ट टर्म कहेंगे। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द वेट। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखें, हमें जो पोस्ट टर्म बच्चे में क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलती है ना, वो डिफरेंट होती हैं। यानी पोस्ट टर्म जो बच्चा होगा उसके बॉडी पे लेनुगो हेयर्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। लेनुगो एक्चुअली ना थिन से सॉफ्ट और अनपिगमेंटेड हेयर होते हैं, जो कि कभी कभार फीटस और न्यूबॉर्न की बॉडी पे हमें मिलते हैं। ठीक है, पहले बाल होते हैं उसके फीटल हेयर, या जो फीटल हेयर फॉलिकल से प्रोड्यूस होते हैं, तकरीबन 6th वीक ऑफ जेस्टेशन पे निकलते हैं और 20th वीक तक बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो पोस्ट टर्म इन्फेंट होता है उसमें हमें ये लेनुगो हेयर नहीं मिलते, एब्सेंट होते हैं। इस दूसरी बात कि इनमें वर्निक्स कैजियोसा एब्सेंट होगा या डिक्रीज्ड होगा। अब वर्निक्स कैजियोसा आपको पता है कि एक वैक्सी वाइट किस्म का सब्सटेंस होता है जो फीटस की स्किन को कवर कर रहा होता है लास्ट जो ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, और न्यूबॉर्न्स को कवर करता है। तो एक्चुअली ये वाटर, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इनकी एक नेचुरल बायोफिल्म होती है। इसके प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंटल बेनिफिट्स होते हैं। मॉइस्चराइज़र की तरह भी एक्ट कर रही है, एंटी माइक्रोबियल बैरियर होता है, टेम्परेचर भी बच्चे का रेगुलेट कर रही है। ठीक है, और गट की डेवलपमेंट में भी इसका रोल होता है। इसको कहते हैं वर्निक्स कैजियोसा। लेकिन जो पोस्ट टर्म बच्चा है उसमें आप याद रखें, या तो कम होगा वर्निक्स कैजियोसा या डिक्रीज्ड होगा। तीसरी बात कि पोस्ट टर्म बच्चों में आपको लॉन्ग नेल्स मिलेंगे, नाखून उनके लंबे होंगे। ठीक है, लेनुगो हेयर की बात पता हो, वर्निक्स कैजियोसा, लॉन्ग नेल्स। इसके अलावा स्कैल्प के बाल बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, एबंडेंट स्कैल्प हेयर। पांचवा, वाइट स्केली डी स्क्वामेटिंग लूज रिंकल्ड स्किन। ठीक है, वाइट सी स्केली होगी, डी स्क्वामेटिंग यानी जो सी डी स्क्वामेट हो रही होगी, झड़ रही होगी, और लूज किस्म की रिंकल्ड स्किन होती है पोस्ट टर्म बच्चों की। ये स्किन की बात आपको पता हो। और लास्टली कि बच्चे अलर्टनेस जो है उसकी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये हमें पोस्ट टर्म इन्फेंट में क्लिनिकल फाइंडिंग मिलती है। अगर देखें प्लेसेंटल इनसफिशेंसी हो जाती है तो एमनियोटिक फ्लूइड और फीटस हमें दोनों मेकोनियम स्टेन्ड मिलेंगे। ठीक है, उसमें मेकोनियम स्टेनिंग हमें मिलेगी, एमनियोटिक फ्लूइड में भी और फीटस में, अगर उसको प्लेसेंटल इनसफिशेंसी हुई थी। और इन्फेंट जो है ना फिर ग्रोथ रिटार्डेड होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन वगैरह कम पहुंची होगी, ब्लड न्यूट्रिएंट्स, तो ग्रोथ रिटार्डेड भी होगा। तो ये पोस्ट टर्म इन्फेंट की क्लिनिकल फीचर। अब क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर बच्चा पोस्ट टर्म इन्फेंट पैदा होता है 42 वीक्स के बाद, तो उसमें बच्चा मेकोनियम। अच्छा, तो पोस्ट टर्म इन्फेंट में जो कॉम्प्लिकेशंस हमें मिलती हैं उसमें सबसे पहले तो आप देखें कि अगर हम क्लासीफाई कर लें कि बच्चे में फीटल और नियोनेटल डिस्ट्रेस वाली कॉम्प्लिकेशन, उसमें बच्चे को प्लेसेंटल इनसफिशेंसी होगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह सही नहीं मिल रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है, उसको ऑक्सीजन सही नहीं मिलेगी। दूसरा, एस्पायरेशन, मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम होता है। एक्चुअली जब बच्चा स्ट्रेस में होता है ना तो वो अपना फर्स्ट स्टूल माँ के पेट में ही पास कर लेता है, मेकोनियम जिसको कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में ही। तो अगर बच्चे ने वो इनहेल कर लिया तो मेकोनियम स्टेन फ्लूइड को, तो उसके एयरवे ब्लॉक हो सकते हैं और उसको सिवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है पैदा होने के बाद। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है, मेकोनियम एस्पायरेशन हो सकती है। तो इसके अलावा पोस्ट टर्म इन्फेंट में हाइपोक्सिया और बर्थ एस्फिक्सिया। ठीक है, जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन की सप्लाई उनके ब्रेन और बॉडी को सही नहीं पहुंचती, तो उसको हम कहते हैं बर्थ एस्फिक्सिया, कम पहुंचती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो उससे ब्रेन डैमेज हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, या फिर कोई और लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी या सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी में बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस हैं फिजिकल और डेवलपमेंटल इशू। पोस्ट टर्म बच्चा होगा तो मैक्रोसोमिक होते हैं, ज़्यादातर लार्ज बेबीज़ होते हैं, तो फिर उनको शोल्डर डिस्ट्रोशा वाले इश्यूज़। ठीक है, शोल्डर फंस जाएगा डिलीवरी के दौरान,
तो फिर क्लेविकल का फ्रैक्चर भी हो सकता है या नर्व डैमेज, ठीक है। इसके अलावा बच्चा अगर बड़ा है मैक्रोसोमिक है तो असिस्टेड डिलीवरी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम भी होता है। कुछ बच्चे ना ये साइंस शो करते हैं पैदा होने के बाद, उसमें उनकी स्किन ड्राई क्रैक्ड होगी, पीलिंग स्किन, वही बात जो मैंने आपको बताया, लंबे से नाखून होंगे, टो नेल्स और फिंगर नेल्स, इमेसिएटेड या वेस्टेड अपीयरेंस होगी, पतले से होंगे, थिन होंगे क्योंकि उनका फैट स्टोर्स यूज़ अप हो गए हैं, प्लेसेंटल सपोर्ट क्योंकि डिमिनिश हो गई थी तो उसको कंपनसेट करने के लिए उनका फ़ैट यूज़ हो गया, तो इसलिए वो वेस्टेड नज़र आएंगे, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी है कि मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। उसमें ये है हाइपोग्लाइसीमिया। इन बच्चों की बर्थ के बाद ब्लड शुगर लो होती है क्योंकि देखें बर्थ के बाद प्लेसेंटल ब्लड सप्लाई ग्लूकोज की कट ऑफ हो गई, तो अगर बच्चा अपनी ही एनर्जी यूज़ करके वॉर्म में एग्जॉस्ट हो गया है तो इसीलिए उनकी ब्लड शुगर डेंजरसली लो हो सकती है, और उसमें फिर ट्रेमर्स, लेथार्जी, सीजर्स वाले सिम्टम। इसके अलावा अम्बिलाइकल कॉर्ड कंप्रेशन, क्योंकि पोस्टर्म प्रेगनेंसी के एंड में जो ओलिगोहाइड्रोमिनोस होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। अब इतना फ्लूइड नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट करे, बच्चा कंप्रेस हो रहा होगा तो उससे उसका ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन रिस्ट्रिक्ट होगी फर्दर, ठीक है। तो अम्बिलाइकल कॉर्ड कंप्रेशन, और स्टिल बर्थ का चांस भी बढ़ जाता है। 42 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद बच्चे स्टिल बर्थ पैदा होते हैं, नियोनेटल डेथ का रिस्क बढ़ता है, ठीक है। इसी तरह इसने एक और बताया है कि हाइपोकैल्सीमिया भी इसने रिस्क बताया है, पोस्ट टर्म इन्फेंट को होता है हाइपोकैल्सीमिया का। एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेशन भी आप याद रखें कि बहुत ही लो लेवल हो जाता है कैल्शियम का न्यू बॉर्न्स में। उसको अर्ली ऑनसेट हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं, जो कि 2 दिन में होती है, फर्स्ट 2 डेज़ ऑफ लाइफ में, दूसरी लेट ऑनसेट 3 दिनों के बाद, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली प्री मेच्योरिटी की वजह से, या अगर मदर को डायबिटीज़ हो या पेरीनेटल एस्फिक्सिया, ये भी कॉजेस है, ठीक है। इसके अलावा पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, ये भी लास्ट कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट टर्म इन्फेंट की। एक्चुअली इसको नियोनेटल पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, या हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम, ठीक है। इनका 65% या उससे ज़्यादा हेमेटोक्रिट हो जाता है, तो मतलब आरबीसी, क्योंकि इंट्रा यूट्राइन बच्चे को हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन सही नहीं पहुंची, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उनके ज़्यादा आरबीसीज बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा इतना एफिशिएंट नहीं होता, ऑक्सीजन सही से नहीं सप्लाई कर रहा होता, ड्यू डेट गुजर चुकी है इस वजह से, तो फिर उसमें पॉलीसाइथीमिया होता है, ठीक है। एक ये कॉम्प्लिकेशन हो गई। अब मैनेजमेंट देखें हम किस तरह से पोस्ट टर्म इन्फेंट को मैनेज करते हैं। केयरफुल ऑब्स्टेट्रिक मॉनिटरिंग मे हेल्प टू डिसाइड द टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी, ठीक है। केयरफुल हमें ऑब्स्टेट्रिक मॉनिटरिंग करनी है कि डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी और मोड ऑफ डिलीवरी सही से डिसाइड करें। इसके अलावा अगर अभी तक मदर को जो है नहीं हुए पेंस और बच्चा पोस्ट टर्म की तरफ जा रहा है, 42 वीक्स गुजर चुके हैं, अभी तक उसकी स्पॉन्टेनियस डिलीवरी नहीं हुई, तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं, या फिर हम सिजेरियन सेक्शन जो है वो कर सकते हैं इन द ओल्डर प्राइमी ग्रेविडा, ठीक है। जो स्पेशली ओल्डर प्राइमी ग्रेविडा हैं, यानी मैटरनल एज, ओल्डर प्राइमी ग्रेविडा यानी जो टर्म से, यानी 37 और 42 वीक्स टर्म होता है ना, उससे भी ज़्यादा जा रही है, 2-4 हफ्ते बियॉन्ड अगर जा रही है उसमें, या फिर स्पेशली अगर फीटल डिस्ट्रेस के हमें साइन मिल रहे हैं, क्योंकि हम सीटीजी कर रहे होते हैं, कार्डियोटोकोग्राफी, और बच्चे को भी मॉनिटर कर रहे हैं, तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी तो जा रही है लेकिन उसमें फिर बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो उसमें, और अगर मदर 2-4 हफ्ते बियॉन्ड चली गई है 42 से, तो उनमें फिर हमने इंडक्शन ऑफ लेबर करनी होगी, ठीक है। ऑक्सीटोसिन वगैरह देके इंड्यूस करवाते हैं, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी नहीं हो रही, हम इंड्यूस करवा रहे हैं, या फिर हम सिजेरियन सेक्शन करके हमें बच्चे को डिलीवर करना होगा, ठीक है। अर्ली फीडिंग फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमने देखा बच्चा पोस्ट टर्म जब पैदा होता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया है, तो उसको प्रॉपर फीडिंग उसकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। मेकोनियम एस्पायरेशन नमूनिया या हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी जो है, उनको फिर हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे, ठीक है। और लास्टली इसमें जो प्रोग्नोसिस है पोस्ट टर्म इन्फेंट्स की, सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आया है मोर्टेलिटी में जब डिलीवरी 3 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा अगर डिले हो जाती है ना, 42 वीक्स तक है लास्ट लिमिट, 42 वीक्स के बाद अगर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 3 हफ्तों से भी ज़्यादा अगर डिले हो जाता है, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ बच्चा, तो उसमें बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमने कहा कि हम इंडक्शन करके सिजेरियन करके जल्दी डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्नोसिस में इम्प्रूव्ड ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट में लोअर मोर्टेलिटी, अगर अच्छी होगी ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट इम्प्रूव्ड होगी तो ऑब्वियसली मोर्टेलिटी लो होगी। दैट्स इट, ये था सिंपल सा टॉपिक पोस्ट टर्म इन्फेंट।